व्हाइट नहीं हुआ। देखिए, n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये आपको सेट दे दिया कि नेचुरल नंबर का सेट है और r कोई रिलेशन है इस सेट के ऊपर, n पे रिलेशन नहीं है, n क्रॉस n पे रिलेशन है और n क्रॉस n का जो भी मेंबर होगा ऑर्डर पेयर में, इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर पेयर में एलिमेंट दिया हुआ है। एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन तब होगा जब AD इंटू बी प्लस सी बराबर BC इंटू ए प्लस डी। अब बोलता है कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये दिखाई लंबा होगा। गिवन n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि n के अंदर केवल इस तरह का नंबर है 1 2 3 4 5 एंड और R इज ए रिलेशन, R कोई रिलेशन है, ये भी आपको दिया हुआ है, इस सेट के ऊपर नहीं है, ये आपको नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट पे रिलेशन को डिफाइन किया है। सेट अब ये बन गया है, उस पर रिलेशन R है एंड और डिफाइंड कैसे किया, डिफाइंड इस तरह से है कि एक मेंबर, क्योंकि इस सेट के अंदर जो भी मेंबर होगा ऑर्डर पेयर में, एक मेंबर दूसरे मेंबर से रिलेटेड होगा, जैसे ABCD से रिलेटेड तब होगा अगर AD यानी कि फर्स्ट इंटू फोर्थ ये दोनों का प्रोडक्ट इंटू B प्लस सी बराबर बोलता है BC इंटू A प्लस डी। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब। यहाँ पे पहला और चौथा का प्रोडक्ट है और यहाँ पे पहला और चौथा का सम है, यहाँ पे दूसरा और तीसरा का सम है, यहाँ पे दूसरा और तीसरा का प्रोडक्ट है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब हम लोग कहेंगे कि AB का रिलेशन CD के साथ है। अब बोलता है कि इस रिलेशन को दिखाइए कि इक्विवेलेंस होगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ये सवाल आपको CBSE बोर्ड में 2024 में ही पूछा है। ये तो बड़ा थोड़ा टफ हो जाएगा, इसको क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए, दैट इज ये बोलता है AB का रिलेशन CD के साथ तब होगा जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो सम वाला टर्म है यानी कि एक तरह का B प्लस सी, इसी के साथ हम BC को ले आएंगे और A और D को एक तरफ लिख दीजिए। आप इसको लिख सकते हैं B प्लस सी बाई BC इज इक्वल टू A प्लस डी बाई AD। जो ऊपर में लिखा हुआ है वही नीचे में है कि नहीं क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। यानी कि जो दो ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा वो एक दूसरे से रिलेटेड होगा। और इसको तोड़ दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं B बाई BC
प्लस सी बाई बी सी इज इक्वल टू ए बाई ए डी और प्लस डी बाई ए डी। दैट इज ये बी और बी कट गया, 1 बाई सी प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई डी और प्लस 1 बाई ए। अब हम लोग को फाइनली जो है एक बार लिख दे रहे, दैट इज आपको मिला है ए बी का रिलेशन सी डी के साथ होगा। कब होगा? अगर सजा के लिख दीजिए 1 बाई ए प्लस 1 बाई डी बराबर 1 बाई बी और प्लस 1 बाई सी। ऊपर में जो लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो समझिए कि ए बी सी डी से क्या है? रिलेटेड है। यानी कि पहला का रेसिप्रोकल और चौथा का रेसिप्रोकल का सम दूसरे और तीसरे के रेसिप्रोकल के सम के बराबर अगर हो गया तो समझिए कि ए बी जो है सी डी से रिलेटेड है। अब एक एक करके हम लोग दिखाएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। इसको अब छोड़ देंगे, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग ऐसा ले आए। तो अब इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? जो लास्ट में लिखा हुआ है चेंज करें। ये कैंसिल किया हुआ है। कल इसको फिनिश कर देंगे। लगभग सवाल बता दिए हैं रिलेशन का, जो बोर्ड में आपको पूछा है, और एक ही सवाल जो है 3 बार 4 बार पूछा है, ऐसा भी है तो उसको एक बार हम बताए हुए हैं। हटाएं जी। अच्छा, बिहार बोर्ड में पूछा, वो भी इसके अंदर आ गया। केवल बिहार बोर्ड में हम ये नहीं बताएं कि ये बिहार बोर्ड में आया है। हम लोग को क्या दिखाना है? वी हैव टू शो दैट, जिस तरह से लिख के बता रहे हैं, जब आपका एग्जाम होगा वैसे ही लिखना है। R is an equivalence relation. Equivalence relation. इसके लिए हमको दिखाना पड़ेगा for this we shall show that R is reflexive symmetric एंड ट्रांजिटिव। ये तीनों दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव दिखाइए। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको एक एलिमेंट लेना है। बताइए एलिमेंट कैसा ले? कोई भी बोलो। ए बी, क्योंकि हमारा जो सेट है वो n क्रॉस n है। यहाँ पे अगर एक एलिमेंट लेना है ऐसे लीजिएगा, गलत हो जाएगा। इस सेट का जो भी मेंबर होगा ऑर्डर पेयर में होगा। तो मान लीजिए कि ए बी जो है सेट के अंदर कोई एलिमेंट है, ए बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n, और जैसे ही आप ए बी को लीजिएगा n क्रॉस n में,
तो आपको समझ जाना चाहिए कि ए जो है किसी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका वैल्यू 1 2 ऐसा होगा, 0 नहीं हो सकता, 1/2 नहीं हो सकता। बी भी आपको नेचुरल नंबर है। अब आपको दिखाना क्या पड़ेगा ये बताइए। यहाँ पे थोड़ा सा जो अभी बताए हैं, देखिए अभी क्या बताएं, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है कब, अगर पहला और चौथा का रेसिप्रोकल दूसरा और तीसरे के रेसिप्रोकल के बराबर हो जाए, तब दोनों के बीच, यही आपको डेफिनेशन था जो अभी इसको तोड़ के जो लाए हैं, यही हम लोग को मालूम है, ठीक है। अब ए बी को दिखाना है, ए बी जो है n क्रॉस n में है, अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा तो बताइए कि क्या दिखाना पड़ेगा। अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है R, तो आपको दिखाना क्या पड़ेगा, ए बी का रिलेशन ए बी के साथ होगा, यही आपको दिखाना है। और बताए थे कि जब भी सवाल सेट आपको ऑर्डर पेयर में दे तो उसका रफ जो है जरूर कर लीजिएगा। ये डेफिनेशन है, ये आपको लिखा हुआ था, चूंकि बार बार हमको प्रीवियस वाला में जाना ना पड़े इसलिए साइड में हम लिख दिए, ठीक है। हमको दिखाना है कि ए बी का रिलेशन ए बी के साथ होगा, यही दिखाना है। इसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा, एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर से रिलेटेड तब होता है जब पहला और चौथा का रेसिप्रोकल का सम दूसरे और तीसरे के रेसिप्रोकल के सम के बराबर हो जाए। हमको दिखाना है कि ए बी रिलेटेड है सी डी से, क्या हुआ, यानी कि पहला और चौथा का रेसिप्रोकल 1/a और +1/b और दूसरा और तीसरे के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। अगर आप इतना दिखा देते हैं तो अपने आप जो है ए बी का रिलेशन ए बी के साथ होगा, वो हमेशा सही होगा। देन ए बी अगर n क्रॉस n में है तो आप लिख सकते हैं 1/a + 1/b बराबर 1/b + 1/a। ये सही है कि गलत है? ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और यही चीज आपको लाना है, हम लोग देख लिए यहाँ पे ये चीज लाना है, ये आराम से आ सकता है। ए और बी कोई भी वैल्यू डालिए, ये हमेशा सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए बी का रिलेशन ए बी के साथ होगा। जैसे रिफ्लेक्सिव में हमको ज्यादा नहीं सोचना पड़ा और फायदा भी नहीं मिला, क्योंकि ऑलरेडी ये सही है। सिमेट्रिक देखिए, ये वाला रफ करते जाइएगा कि आपको लाना क्या है। पीछे वाला जो चारों बैठता है ना, तो लोग आगे ही बैठना चारों, तो सबसे पीछे, और तो तीनों तो लोग आ जाना, उसको एक्स्ट्रा वहीं रहने दो। अब बताइए सिमेट्रिक के लिए, फोर सिमेट्रिक सिमेट्रिक के लिए सेट में कितना एलिमेंट चाहिए, 2। बोलिए एलिमेंट क्या क्या लिया जाए, ए बी और सी डी, 2 एलिमेंट लिए n क्रॉस n में, और एक रिलेशन आपको लेना पड़ेगा। और मान लिए कि ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है, ये मान लिए। अब आपको दिखाना है कि सी डी का रिलेशन भी ए बी के साथ होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, रफ कर लेंगे।
हमको दिखाना पड़ेगा, ये एग्जाम के समय कॉपी पे लिखिएगा, ये हमको दिखाना है, ठीक है। और इसको दिखाने के लिए नियम क्या कहता है, ABCD से रिलेटेड होगा अगर पहला और चौथा का रेसिप्रोकल का सम और दूसरे और तीसरे के रेसिप्रोकल के सम के बराबर हो जाए तभी होगा। यहाँ पे पहला है C, उसका रेसिप्रोकल 1/C, और चौथा है B, उसका रेसिप्रोकल 1/B बराबर दूसरा और तीसरा का रेसिप्रोकल 1/D प्लस 1/E। अगर आप इतना दिखा देते हैं इसका मतलब CD का रिलेशन AB के साथ होगा, समझे। तो हम लोग को लाना है नीचे वाला। अब इसको तोड़िए, सिंस AB इज रिलेटेड टू CD, AB CD से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ, AB CD से रिलेटेड कब होगा, अगर पहला और चौथा का रेसिप्रोकल का सम 1/A प्लस 1/D, रेसिप्रोकल सब समझ रहा है ना जी, A और D का उल्टा उसको जोड़ दिए, पहला चौथा का रेसिप्रोकल का सम दूसरे और तीसरे के रेसिप्रोकल के सम के बराबर हो जाए। ये तो आपको डेफिनेशन से आ गया, क्योंकि आप माने थे AB का रिलेशन CD के साथ है, और AB अगर CD से रिलेटेड है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो हम लिखे थे वो हम लिख दिए। लेकिन हमको लाना पड़ेगा कि CD का रिलेशन AB के साथ है, और इसको लाने के लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा नीचे वाला। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, पहले इसी को लिख दिए, ठीक है, 1/B प्लस 1/C बराबर 1/A प्लस 1/D, ठीक है। राइट साइड को पहले लिखे हैं, लेफ्ट साइड को बाद में। अब हमको क्या करना है, 1/C 1/B, अच्छा 1/B प्लस 1/C को लिख सकते हैं 1/C प्लस 1/P। क्यों, क्योंकि एडिशन जो है वो हमेशा कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। रेशनल नंबर में ये क्या है, 2, 3, ये सब नेचुरल नंबर है, लेकिन इसका जब उल्टा जब कीजिएगा 1/2 1/3, ये आपको रेशनल नंबर बन जाएगा, वो भी पॉजिटिव। और पॉजिटिव रेशनल नंबर हमेशा कॉम्यूटेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेगेटिव अगर रहेगा तो नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा। तो ये आपको कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए 1/B प्लस 1/C को लिख सकते हैं 1/C और प्लस 1/B, यानी कि इसको पहले लिखे इसको बाद में। उसी तरह से ये भी रेशनल नंबर है पॉजिटिव नंबर का, ये भी कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। तो 1/A प्लस 1/D को आप लिख सकते हैं 1/D और प्लस 1/E, और यही चीज आपको लाना था, ऐसा आ जा रहा। इसका मतलब है कि CD का रिलेशन AB के साथ होगा, क्योंकि हम पहले ही चेक कर लिए थे कि CD अगर AB से रिलेटेड होगा तो ये होना चाहिए था, और वो आ रहा, which imply CD is related to AB। आगे करें, हो गया। उसके नीचे लिखिएगा H imply CD is related to AB, which imply R is symmetric। तो R आपको रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। अब आपको दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव होगा। चलिए, ट्रांजिटिव के लिए आपको 3 एलिमेंट लेना पड़ जाएगा। 4 ट्रांजिटिव
तीन एलिमेंट लीजिए पहले, लेट ए बी सी डी और ई एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, ये मान लिए। और दो रिलेशन आपको लेना पड़ेगा, और हम लोग मान लिए ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है, ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है, एंड और सी डी का रिलेशन ए बी के ई एफ के साथ है। इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट आपस में बराबर है। अब आपको दिखाना क्या पड़ेगा, आपको दिखाना है टू शो ए बी जो है रिलेटेड होगा ई एफ से, यही आपको दिखाना पड़ेगा, तब यह ट्रांजिटिव होगा। अब बताइए इसको दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, ए बी का रिलेशन ई एफ के साथ होगा, ये दिखाना है। और इसको दिखाने के लिए क्या दिखाएंगे, पहला और चौथा का रेसिप्रोकल का सम, यानी कि 1/a + 1/f, और दूसरे और तीसरे के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। ये अगर दिखा दिए, इसका मतलब है कि ए बी ई एफ से रिलेटेड होगा, तो आपका ड्यूटी वही है, ठीक है। अब उसको तोड़िए, सिंस ए बी इज रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ, ये माने हुए हैं। और ए बी अगर सी डी से रिलेटेड है, इसका मतलब 1/a + 1/d बराबर होगा 1/b + 1/c। समझ रहे हैं सब इसको, या डेफिनेशन से लिखे। उसी तरह से सी डी ई एफ से रिलेटेड है, तो सी और एफ का रेसिप्रोकल का सम, सी और एफ का रेसिप्रोकल का सम बराबर डी और ई के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। ये आपको रिजल्ट मिला, लेकिन हमको दिखाना है 1/a + 1/f। ए वाला टर्म यहाँ है, एफ वाला टर्म वहाँ है। क्या कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, दो इक्वेशन है ना, एडिंग 1 and 2, और इक्वेशन को ऐड कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ, राइट साइड को राइट साइड के साथ, इसी तरह से ऐड करते हैं। 1/a + 1/d, और इसका लेफ्ट साइड है 1/c + 1/f, इसका राइट साइड है 1/b + 1/c, और उसका राइट साइड है 1/d + 1/e। चलिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 1/d कैंसिल हो जाएगा, 1/c ये भी कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, 1/a + 1/f बराबर 1/b + 1/e, यही ना लाना है जी। 1/a + 1/f बराबर 1/b + 1/e। अगर पहले से ये लिखा हुआ नहीं रहता तो हमको पता ही नहीं चलता वहां लाना क्या है, इसलिए हम लोग रख के इसको लिख के रखेंगे, और एग्जाम के समय भी लास्ट में दिखाइएगा, ठीक है, ताकि उसको पता चले टीचर को, वो सारा चीज पहले कैलकुलेट कर रहा, उसके बाद वहां ला रहा। वो आ गया हम लोग को, सीधे यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी का रिलेशन ई एफ के साथ है। हो गया।
आगे बताएं, हो गया? आगे बढ़ रहे हैं, बगल से लिखो ना जी, बगल में लिखा होगा ना। आर आपको रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, इसलिए आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, hence R is an equivalence relation. इक्विवेलेंस रिलेशन कहां पे होगा? ऑन n क्रॉस n। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है? अभी भी कुछ रिजल्ट जो है बचा हुआ है, वो अब बता रहे हैं। लेट, या सवाल लिख रहे हैं ना, इफ R1 and R2 are two equivalence relation, equivalence relation on A। दो रिलेशन हम लोग लिए हैं R1 R2, दोनों इक्विवेलेंस है A के ऊपर। देन शो दैट, आपको साबित करना है R1 इंटरसेक्शन R2 इज also equivalence on A। R1 union R2 is not equivalence on A। क्या कर रहा थे लोग? मतलब इधर लिख रहे हैं, R1 union R2 is not transitive। बराबर ये क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में। दो रिलेशन आपको दिया हुआ है किसी सेट के ऊपर, और दोनों रिलेशन इक्विवेलेंस है, R1 R2 दोनों इक्विवेलेंस है।
अब आपको साबित करना है कि दोनों का इंटरसेक्शन वो भी इक्विवेलेंस हो जाएगा, दोनों का यूनियन इक्विवेलेंस नहीं होगा, और एक दोनों का यूनियन ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसको जब प्रूफ कर देंगे तो ये अपने आप हो जाएगा, उसी के अंदर ये है। ये जब इक्विवेलेंस नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में कोई फेल किया होगा, यही फेल किया है ट्रांजिटिव वाला। तो सेकेंड का और थर्ड का समझिए आंसर सेम ही है। अच्छा, ये आपको वहां पे दे देगा इस तरह से, इफ आर एंड एस, ऐसे देगा नाम, बी द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, तब यहां लिखेगा आर इंटरसेक्शन एस, आर यूनियन एस। कहने का मतलब इसका नाम बदल सकता है। हम यहाँ पे R1 R2 दिए हुए हैं। यूनियन सबको याद है? किसको किसको नहीं याद है? ईमानदारी से, यूनियन तुम लोग को नहीं याद है? तुम तो पढ़ी है ना सेट थ्योरी। मान लीजिए कोई सेट है ए और उसके अंदर कुछ एलिमेंट दिया हुआ है 1 3 5 7 9, और बी दूसरा सेट है 2 4 6 7 8 9। ठीक है, दो आपको सेट है, दोनों सेट लिख दिए। इंटरसेक्शन किसको कहते हैं? ये आपको इंटरसेक्शन का सिंबल है, इसको पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी, और इंटरसेक्शन एक नया सेट होगा, उसमें वही मेंबर आएंगे जो दोनों में कॉमन है। तो बताइए दोनों में कॉमन कौन कौन है? 7 दोनों में है और 9, यही होगा इंटरसेक्शन में। कहने का मतलब अगर कोई मेंबर दो सेट के इंटरसेक्शन में है, जैसे 7, दोनों सेट के इंटरसेक्शन में 7 है, इसका मतलब है कि 7 पहला सेट में भी होगा और दूसरा सेट में भी होगा। ठीक है, अगर दोनों इंटरसेक्शन में है तब। उसी तरह से 9 भी दोनों का इंटरसेक्शन में है। यहीं से हम लोग पकड़ लेंगे कि 9 एक ऐसा मेंबर होगा जो पहला और दूसरा दोनों में आएगा। अब है यूनियन क्या होता है? यूनियन का भी यूज है। यूनियन का मतलब है वैसा मेंबर का सेट जो या तो फर्स्ट में हो या सेकंड में, कहीं भी हो। तो यूनियन हो जाएगा आपको 1 एक ही जगह है, उसको भी लिखेंगे। अच्छा, 3 भी एक ही जगह है, लिख दिए। उसके बाद 5 लिख दिए, 7 पहला सेट का सारा लिख दीजिए। ठीक है, 9। अब देखिए 2 बी का भी सारा मेंबर लिखेंगे, तो 2 नहीं लिखे थे, लिख दिए, और 4 नहीं लिखे हैं, लिख दिए। 6 ये भी होगा, 7 लिख चुके हैं, 8। ये आपको यूनियन हुआ। यानी कि कोई मेंबर अगर दो सेट के यूनियन में है, यह गारंटी देता है कि ये मेंबर या तो ए में मिलेगा या बी में मिलेगा, कहीं ना कहीं श्योर मिलेगा। लेकिन अगर इंटरसेक्शन में कोई मेंबर है तो ये गारंटी देता है कि ये मेंबर दोनों सेट में मिल जाएगा, लेकिन ये गारंटी नहीं देता है कि दोनों सेट में मिलेगा। ये गारंटी देता है कि किसी एक में श्योर होगा। समझ गए? ये था आपको यूनियन और इंटरसेक्शन, जिसका यूज करेंगे हम। सब तो लोग 11th छोड़ छाड़ के आता है, डायरेक्ट 12 पास कर जाएंगे। कैसे पास कर जाएगा? हाँ, अभी प्रोबेबिलिटी में पूरे सेट थ्योरी उठ के आ जाएगा, जो भी पढ़ाए हैं पूरा का पूरा आ जाएगा। ये तो हल्का फुल्का आ रहा है। कैलकुलस में पूरा ट्रिगोमेट्री आ जाएगा। जब पढ़िएगा कैलकुलस तो आपको पता चलेगा कि 11th कितना जरूरी था। सवाल पूरा का पूरा समझिएगा, बनेगा एक भी नहीं जो ट्रिगोमेट्री नहीं पढ़े हैं, और जो पढ़े हैं वो बनाएंगे, नहीं बनेगा। अपने से बनाओगे, जो हम बताएंगे नियम उसको अप्लाई कर देगा। और जब आंसर लाने का बारी होगा तो वहां पे कैलकुलेशन खोजता है, सिंपलीफाई करके आंसर को लाना पड़ता है, और वो सिंपलीफाई नहीं कर पाएगा क्योंकि ट्रिगो पढ़ा नहीं है, वहीं फंस जाएगा। यानी कि
12 वाला जो नियम है उसको अप्लाई कर देगा सारे स्टूडेंट, आंसर तक नहीं पहुंच पाएगा तो तुम सोचेगा गलत बनाए, लेकिन हमको दिखाएगा हम सही कर देंगे क्योंकि बन चुका है वो सवाल, लेकिन आंसर नहीं लाएगा तो हर सवाल में फंस जाएगा। उसका कारण क्या होगा? ट्रिगोनोमेट्री। केवल फार्मूला होने से आप किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे ये सब भी तो उसमें बताया गया। चलिए पहला सवाल ही बना रहे हैं। देखिए जो रिजल्ट हम लोग को दिया है उसका यूज जो है तीनों में आएगा। हम लोग के पास केवल इतना बताया है, अविनाश इधर देखो नहीं तो बाहर जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? पुष्कर। तुम्हें को बोल रहे हैं, या तो पढ़ो नहीं तो बाहर। R1 और R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा। ये आपको पहले दे दिया। सिंस R1 and R2 are equivalents, therefore R1 and R2 are reflexive। रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड और ये ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, ये हमको पता चल गया कि R1 R2 दोनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अब पहला सवाल अब बोलता है कि दोनों का इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस होगा, ये आपको दिखाना है। वी हैव टू शो दैट R1 इंटरसेक्शन R2, पहला सवाल अभी बता रहे हैं, एज इक्विवेलेंस, इसी में 3 बन जाएगा। लंबा है, ये आपको दिखाना है। सबसे पहले क्या दिखाना पड़ेगा? अगर इसको इक्विवेलेंस दिखाना है तो इसको रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा। तो R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि रिफ्लेक्सिव को दिखा रहे। कैसे होगा? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या नियम है? सबसे पहले सेट के अंदर एलिमेंट लेंगे, कितना? एक एलिमेंट। कैसा एलिमेंट लीजिएगा? ऑर्डर पेयर में या सिंपल? जैसे एलिमेंट लीजिएगा ऐसे या ऐसे, ये सब भी जानना जरूरी है। आंख मूंद के मतलब पढ़ते नहीं जाइए। कैसा एलिमेंट यहाँ पे ले, ये सवाल में रहता है, ऐसा नहीं कि कोई नियम है। ये सवाल से ही पकड़ लीजिएगा कि किस तरह का एलिमेंट हमको लेना है। बताइए दोनों में से कौन सा ले, एक्स वाई या सिर्फ एक्स है? तो आप सेट को देखिए, हमारा जो सेट दिया है वो सिंपल सेट है या कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। ये रिलेशन जो डिफाइंड किया है वो किस पर डिफाइंड किया है? ए पर। अगर वो सेट देता ए क्रॉस ए, तब हम लोग एलिमेंट कैसा लेते? एक्स वाई, तब ऑर्डर पेयर में लेना पड़ता। तो सिंपल दिया है सेट ए, यानी कि एलिमेंट हमको एक्स लेंगे। तो माना कि एक एलिमेंट एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू ए। अब आपको दिखाना क्या पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव दिखाना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या दिखाएं कि हमको पता चल जाए कि रिफ्लेक्सिव होगा? ए के अंदर एक्स ले लिए, बताइए क्या दिखाना पड़ेगा? बोलो, अभी तक रिफ्लेक्सिव के लिए क्या दिखा रहा था? एक्स कॉमा एक्स कहाँ होना चाहिए?
आर के अंदर, आर को रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना, किसको रिफ्लेक्सिव दिखाना है? R1 इंटरसेक्शन R2। तो X माने है A में और इसको रिफ्लेक्सिव दिखाना है, यानी कि X से बनने वाला ऑर्डर पेयर R1 इंटरसेक्शन R2 में दिखाना पड़ेगा, तब जाके ये रिफ्लेक्सिव होगा। समझे? आगे चेंज करें। X आप मान चुके थे A के अंदर है, और X अगर A के अंदर है, देन X इंटू X बिलोंग्स टू R1 एंड X इंटू X बिलोंग्स टू R2। होगा या नहीं होगा? क्या माने? सेट के अंदर X है, हम डायरेक्ट लिख दिए कि X X R1 में होगा और R2 में भी होगा। क्यों नहीं? इंटरसेक्शन में कहाँ है? फिर तो तुम लोग गड़बड़ हो। X केवल A में है और हमको साबित करना है कि X से बनने वाला ऑर्डर पेयर R1 इंटरसेक्शन R2 में है। ये अगर दिखा दिए तो प्रूफ हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव है। तो X A में लिए और सीधे हम लोग लिखे हैं कि X X R2 में भी होगा, R1 भी होगा, R1 में भी होगा। ये कैसे लिख दिया? बोलो। R1 क्या है? रिफ्लेक्सिव। तो अगर सेट में X लेंगे तो X X R1 में होगा कि नहीं? R2 भी क्या है? रिफ्लेक्सिव। तो सेट के अंदर X लिए तो X X R2 में होगा। ठीक है? यहां पे रीजन आपको देना है, ऐसा इसलिए लिख पाए चूंकि R1 एंड R2 आर रिफ्लेक्सिव। ये पहले से हमको मालूम था कि ये दोनों रिफ्लेक्सिव है, इसलिए X X R1 में भी होगा, R2 में भी होगा। अब देखिए, ये एक ऐसा मेंबर है जो R1 R2 दोनों में है, और जब दोनों में है तो दोनों में जब होगा तो उसका इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा, नहीं? और जब इंटरसेक्शन में आ गया, इसका मतलब है कि R1 इंटरसेक्शन R2 कैसा होगा? इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा रिजल्ट, R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक दिखाना इस बार। सिमेट्रिक के लिए आपको दो एलिमेंट लेना पड़ेगा सेट में। मानिए लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, और क्या लेना पड़ेगा? एक रिलेशन लेना पड़ेगा। और हम लोग मान लिए कि एक्स वाई, बताइए कहां पे ले हम? एक्स वाई होगा किसके अंदर होगा? रिलेशन हम क्या ले? ये एक्स वाई किसके अंदर हम ले? R1 R1 इंटरसेक्शन R2, इसी में लेंगे। अब दिखाना क्या पड़ेगा कि एक्स वाई अगर इस R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो वाई एक्स भी कहां होगा?
R1 इंटरसेक्शन R2 में। अगर वाई एक्स आ गया तो सिमेट्रिक हो जाएगा, आपको वाई एक्स लाना है ना। वो अब इसको तोड़िए, हम लोग माने हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है। और कोई मेंबर दो सेट के इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब है कि वो मेंबर पहला सेट में भी होगा और दूसरा में भी होगा। इंटरसेक्शन का नियम है कि कॉमन होगा, यानी कि एक्स वाई R1 में भी होगा और एक्स वाई R2 के अंदर भी होगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन में है। लेकिन हमको वाई एक्स को लाना है। अब बताइए, एक्स वाई अगर R1 में है तो वाई एक्स भी R1 में होगा, ऐसा क्यों? एक्स वाई अगर R1 में आ चुका तो वाई एक्स ऑटोमेटिक आएगा। क्यों? क्योंकि R1 और R2 इक्विवेलेंस होने के कारण वो सिमेट्रिक भी बन चुका है। और जब सिमेट्रिक है ये, एक्स वाई R1 में है तो वाई एक्स भी R1 में होगा। उसी तरह से वाई एक्स R2 के अंदर भी होगा। रीजन दीजिएगा, बिकॉज R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक, ये दोनों सिमेट्रिक भी है। और सिमेट्रिक का नियम है कि उसको उलट के लिखेंगे उसी के अंदर होगा। चूंकि एक्स वाई R1 में है, वाई एक्स R1 में भी होगा। अब वाई एक्स के विषय में देखिए, वाई एक्स पहला सेट में भी है, दूसरा में भी है, यानी कि दोनों में कॉमन है। और जब दोनों में कॉमन है तो इंटरसेक्शन में आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आता है। यही तो दिखाना था। आप क्या माने थे? एक्स वाई को R1 इंटरसेक्शन R2 में, और दिखा क्या दिए? वाई एक्स भी R1 इंटरसेक्शन R2 में, यानी कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। ठीक है। अब बचा ट्रांजिटिव, होगा अपने से। अब बना सकते हो, इसके विषय में बहुत चीज बता दी है। केवल ट्रांजिटिव बचा, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरेटिकल पोर्शन है। नहीं लिखिएगा सवाल वहां नहीं बना पाइएगा। कहने का मतलब समझिएगा, लेकिन लिखने का एक तरीका होता है ना, लिखे कैसे। हो गया जी। चलिए अब ट्रांजिटिव बचा हुआ है, फोर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए आपको तीन एलिमेंट चाहिए। मान लीजिए लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, और दो रिलेशन आपको चाहिए, एंड अच्छा यहाँ पे ट्रांजिटिव जो दिखा रहे हैं एक्चुअली में इसको दिखा रहे हैं, इसी तरह से लिखिए R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव। इसी को दिखा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर दो एलिमेंट मानिए, एक्स वाई वाई जेड बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ये मान लीजिए। देखिए इसका सेकेंड इसका फर्स्ट बराबर है, आपको दिखाना पड़ेगा एक्स जेड भी R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा। हो गया।
चेंज करें। ये दो मेंबर पहले मान लिए रिलेशन में। हम लोग माने हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 एंड वाई जेड बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R, यही माने हुए। और एक्स वाई दो सेट के इंटरसेक्शन में है, यानी कि एक्स वाई बिलोंग्स टू R1 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू R2। इंटरसेक्शन में है तो कॉमन होगा, दोनों में आएगा, R1 में भी R2 में भी। उसी तरह से वाई जेड R1 में भी होगा और वाई जेड R2 में भी होगा। अब सोचिए क्या किया जाए, हमको ट्रांजिटिव दिखाना है। क्या कीजिए, R1 को एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, यहां भी R1 है, यहां भी R1 है। इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू R1 एंड वाई जेड बिलोंग्स टू R1। ठीक है, यहां से भी R1 लिए और वहां से भी R1 और R2 वाला को एक साथ, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 और यहां आपको मालूम है कि वाई जेड ये भी R2 के अंदर है। अब देखिए, इसका सेकेंड इसका फर्स्ट बराबर है और R1 के विषय में हमको मालूम है कि कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव। ये जब ट्रांजिटिव है तो इक्वल नंबर जो है हट जाएगा, बाकी बचेगा एक्स जेड, ये दोनों के इंटरसेक्शन में आ जाएगा। नो गलत, R1 जो है चूंकि ट्रांजिटिव है तो इक्वल नंबर हट गया, बचेगा एक्स जेड R1 में होगा। एंड उसी तरह से एक्स वाई R2 में, वाई जेड R2 में, इसलिए एक्स जेड भी R2 में होगा। बे ट्रांजिटिव। ये समझ में आया? दोनों ट्रांजिटिव था तो ट्रांजिटिव के नियम को फॉलो किया। अब ये एक ऐसा मेंबर है जो R1 में भी है R2 में भी है, यानी कि दोनों में कॉमन है, और कॉमन है तो दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा। यही आपको दिखाना था। यहां से पता चल गया कि ये ट्रांजिटिव होगा। तो उसका इंटरसेक्शन जो है रिफ्लेक्सिव मिला, सिमेट्रिक मिला, ट्रांजिटिव मिला। हैंस इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपको कंप्लीट हुआ। थ्योरेटिकल सवाल था ये। यहां भी इक्वल है, हट गया है। यहां से क्या पता चला, अगर दो रिलेशन इक्विवेलेंस है तो दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा इक्विवेलेंस हो जाएगा। बिना सोचे समझे आप लिख सकते हैं, ये थ्योरी आप पढ़े हैं। लेकिन यूनियन जो है इक्विवेलेंस नहीं होगा। उसी तरह से R अगर इक्विवेलेंस है तो उसका इनवर्स इक्विवेलेंस होगा कि नहीं, वो भी पढ़ा चुके हैं। उसका इनवर्स भी इक्विवेलेंस होता है, वो थ्योरम एक्सप्लेन कर चुके हैं। चलिए अब यूनियन वाला देखिए। यूनियन वाला बोलता है कि वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। आखिर वो कहाँ फेल किया और कैसे फेल कर गया?
जबकि यूनियन बहुत बड़ा सेट है, और इंटरसेक्शन में तो केवल कॉमन आता है, लेकिन वो फेल कर गया। बताएं आगे। लिखो बगल से। अरे तू लोग इतना समय ले लेता है। हो गया। वजह याद रखिएगा, एग्जाम के समय जो रीजन आप दे रहे हैं वो कंप्लीट आपको देना पड़ेगा। नहीं दीजिएगा नंबर काट सकता है। जो साइड में हम लिख रहे हैं वो एग्जाम के समय आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर बी, अब हम लोग को दिखाना है, वी हैव टू शो दैट दोनों का यूनियन एज इक्विवेलेंस, ये आपको दिखाना है। इसका मेन सवाल अब ट्रांजिटिव में है, ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव दिखा रहे हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए सेट के अंदर एक एलिमेंट लिए, और जैसे एलिमेंट लेंगे इससे बनने वाला ऑर्डर पेयर R1 में भी होगा, बाकी और R2 में भी होगा। ऐसा क्यों होगा जी? X बिलोंग्स टू A, X से बनने वाला ऑर्डर पेयर XX R1 में भी होगा, R2 में भी होगा। क्यों? तुम ही बोलो। है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? बोलो जी। R1 R2 रिफ्लेक्सिव था इसलिए होगा, ट्रांजिटिव से यहाँ कोई मतलब नहीं है। रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि A के अंदर जो भी एलिमेंट लिया उससे बनने वाला ऑर्डर पेयर R में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि R1 और R2 के विषय में मालूम था कि ये रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पे केवल रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट काम कर रहा है। अब देखो, हमको दिखाना है यूनियन वाला, इसको दिखाना है इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि X X दोनों के यूनियन में है, वैसा मेंबर जो R1 में भी है R2 में भी है, यानी कि दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन है तो दोनों के यूनियन में होगा कि नहीं होगा? जो एलिमेंट कॉमन होता है इंटरसेक्शन में भी होगा और यूनियन में भी होगा। यूनियन में सारा होता है, कॉमन रहे या ना रहे, इंटरसेक्शन में केवल कॉमन वाला होगा। तो दोनों में था, यूनियन में आएगा। इसका मतलब है कि R1 यूनियन R2 इज रिफ्लेक्सिव। दो नियम तो इसी तरह से है, जैसे आप
इंटरसेक्शन में पढ़े, फोर सिमेट्रिक सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट चुनिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, और एक रिलेशन मान लेते हैं, माना कि एक्स वाई रिलेशन वहां पे लेना है जिसको दिखाना है, और दिखाना हमको है R1 यूनियन R2 को। एक्स वाई माने है R1 यूनियन R2 में आपको दिखाना पड़ जाएगा कि वाई एक्स भी R1 यूनियन R2 में है। अगर ऐसा दिखा दिए तब जाके वो सिमेट्रिक बनेगा। इसको तोड़िए। अब आप माने हैं एक्स वाई को दो सेट के यूनियन में। अब बताइए यूनियन के डेफिनेशन के अनुसार एक्स वाई अगर R1 यूनियन R2 में है, इसका मतलब एक्स वाई कहाँ होगा? या तो R1 में होगा और नहीं तो R2, दोनों में से कहीं ना कहीं तो श्योर होगा, चाहे जहां मिले। अब मान लीजिए अगर एक्स वाई R1 में है तो R1 के विषय में पता है कि वो कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक। तो अगर एक्स वाई R1 में होगा तो वाई एक्स अपने आप R1 में आ जाएगा, क्योंकि R1 के विषय में मालूम है वो सिमेट्रिक है। और अगर एक्स वाई R2 के अंदर होगा फिर भी वाई एक्स R2 में आएगा, क्योंकि ये दोनों रिलेशन हमको मालूम है कि ये सिमेट्रिक था। यानी कि मिला हमको एक्स वाई R1 R2 में था और सिमेट्रिक होने के कारण वाई एक्स अपने आप आ गया। अब देखिए वाई एक्स R1 में है और नहीं तो R2 में, ये दोनों में से कहीं ना कहीं श्योर होगा। इसका मतलब है कि वाई एक्स दोनों सेट के यूनियन में श्योर होगा। ये बोलता है या तो इसमें होगा नहीं तो इसमें होगा, तो कहीं भी रहे उसका यूनियन में आ जाएगा। इसलिए आप क्या माने थे? एक्स वाई R1 यूनियन R2 में, और हम लोग दिखा दिए कि वाई एक्स भी R1 यूनियन R2 में है। इसका मतलब है R1 यूनियन R2 इज सिमेट्रिक। अब मेन सवाल इसका बच गया। इसमें लिखे थे, ये गलत हम कुछ लिखे, R1 यूनियन R2 इज नॉट इक्विवेलेंस। तो लोग अभी तक नहीं बोल रहा। सवाल जो लिखे थे नॉट इक्विवेलेंस दिखाना है, जबकि दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया है, अगर तीसरा को भी सेटिस्फाई करे तब तो इक्विवेलेंस हो जाएगा। इसका मतलब है कि ट्रांजिटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसको सुधार लोगे जी? चलिए अब ट्रांजिटिव को चेक करते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा या फेल कर जाएगा। नहीं होगा, प्रूफ हो जाएगा। हो गया। आगे बता रहे हैं। यही नियम आपको दिखाना है। फोर ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिविटी सब एक तरह, या R1 यूनियन R2 ट्रांजिटिव, जैसे भी आप लिख सकते हैं। R1 यूनियन R2 इज नॉट ट्रांजिटिव।
ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, डायरेक्ट लिख दिए। वी प्रूफ इट, और इसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं बाय एन एग्जाम्पल। देखिए, किसी भी नियम के विरुद्ध में जब कोई जवाब दिया जाएगा तो किसी एग्जाम्पल के थ्रू, उसको बोलते हैं काउंटर एग्जाम्पल। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि R1 यूनियन R2 ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं जाके फेल हो गया होगा। हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल देंगे कि वो जहाँ पे वो फेल कर जाए। तो प्रूफ इट बाय एन एग्जाम्पल। फॉर दिस we consider a सेट, एक सेट कंसीडर किए और उस सेट के अंदर 1 2 3 ये तीनों एलिमेंट ले लिए, एंड और इस सेट के ऊपर एक रिलेशन को डिफाइन किए, 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1। एक और रिलेशन डिफाइन किए, 1 1 2 2 3 3 1 3 और 3 1। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो दोनों रिलेशन लिखा हुआ कैसा रिलेशन है? चेक करने तो जानते हैं। सेट आपको दिया हुआ है, उस पर रिलेशन लिखा हुआ है, किस तरह का रिलेशन है? R1 इक्विवेलेंस, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो होगा, सिमेट्रिक भी है, 1 2 है तो 2 1 है, ट्रांजिटिव भी है क्योंकि 2 और 2 कैंसिल होगा, बचेगा 1 1 1 1 है। ये भी इक्विवेलेंस है, उसी तरह से ये भी इक्विवेलेंस है। सवाल में क्या दिया था कि R1 R2 दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, लेकिन दोनों का यूनियन इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम R1 और R2 दो रिलेशन ऐसा लिए हैं जो दोनों इक्विवेलेंस है। अब हम साबित कर देंगे कि ये दोनों का यूनियन इक्विवेलेंस नहीं होगा। कहने का मतलब ट्रांजिटिव लॉ फेल कर जाएगा, क्योंकि बाकी तो दो हो चुका है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि R1 R2 दोनों ट्रांजिटिव है, लेकिन इसका यूनियन जो है ट्रांजिटिव नहीं होगा। R2 ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए, ऐसा हम क्यों लिखे? सवाल कभी कभी ऐसा देगा कि R1 भी ट्रांजिटिव है और R2 भी ट्रांजिटिव है, ठीक है, दोनों का यूनियन जो है ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये नहीं होगा ट्रांजिटिव। उस केस में एग्जाम्पल यही लीजिएगा, R1 R2 दो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर ट्रांजिटिव बोलेगा तब, अभी जो सवाल हम बना रहे हैं वहां पे हम इक्विवेलेंस बोले थे, तो यहाँ पे लिखेंगे R1 R2 R2 इक्विवेलेंस रिलेशन। सवाल में इक्विवेलेंस है तो इक्विवेलेंस लेंगे, सवाल में अगर ट्रांजिटिव देता तो ट्रांजिटिव लेते। यहाँ पे दोनों हम यूज किए हैं, जरूरत के अनुसार इसको यूज कीजिएगा, कोई एक। तो यहाँ पे इक्विवेलेंस यूज करना था, ठीक है। अब हमको साबित करना है कि इसका यूनियन जो है ट्रांजिटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। यूनियन कैसे निकालते हैं? जो दोनों में कॉमन है लिख दिए, 1 1 2 2 3 3, ठीक है, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। देखो जी, ये तीनों मेंबर कॉमन था, एक बार लिख दिए, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 3 3 1 1 3 3 1, ये यूनियन का सारा एलिमेंट लिख दिए। अब इसको देखकर बताइए, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है? यह ट्रांजिटिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, तीनों मेंबर हैं।
1 2 है, 2 1 है, 1 3 है, 3 1, सिमेट्रिक भी है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियरली R1 यूनियन R2 B is not transitive। अब सवाल उठता है कि ट्रांजिटिव कहाँ फेल कर गया, यहीं पे ले लो। 2 1 और 1 3 ये R1 यूनियन R2 में है, बट ये 1 1 हट जाएगा, बचेगा 2 3। 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R1 यूनियन R2। देयरफॉर बस ये प्रूफ हो गया। और जब ये ट्रांजिटिव लॉ को फेल कर गया, इसका मतलब है कि दोनों का यूनियन इक्विवेलेंस नहीं होगा। हेंस R1 यूनियन R2 is not equivalence on A। समझ गए इसको? इसका जो थर्ड पार्ट है सी नंबर, उसका आंसर यही होगा, उसको अलग से नहीं है, उसका आंसर यही होगा। उसमें दिया हुआ था कि R1 R2 दो ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो वहां पे इक्विवेलेंस नहीं लिख के ट्रांजिटिव लिखिएगा, दोनों का यूनियन लीजिएगा और दिखा दीजिएगा ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये जो अंतिम लाइन है वो लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा सी नंबर वाला में। ठीक है, आज यहीं छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्लास इसका आगे एनसीईआरटी जो है बना के लाइएगा, उसमें जो पूछना है पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसको बंद कर दो जी।